आज का हमारा टॉपिक है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। ये अधिनियम है अपराधियों को परिवीक्षा पर और सम्यक भर्त्सना पर छोड़े जाने के बारे में उपबंधित है। इन सब के बारे में हमें बताएगा और इसकी प्रावधान जो है वो दांडिक विधि के ऊपर लागू होते हैं। तो ये कह सकते हैं हम ये दांडिक विधि है हमारे लिए। इसका संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ है। ये अधिनियम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 कहा जाएगा और इसका जो विस्तार है वो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। जम्मू कश्मीर राज्य शब्दावली हटा दी गई है और ये शब्दावली 31 अक्टूबर 2019 से हटाई गई है। ये अमेंडमेंट आया है इसमें। नेक्स्ट जो इसका सेक्शन है वो हमारा है परिभाषा क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज की बात करते हैं। इसके अंदर है संहिता। कोड क्या है, संहिता की बात करते हैं तो यहाँ पे संहिता से दंड प्रक्रिया संहिता ये 1973 की बात कर रहा है। ये शब्द यहाँ पे पुराना एक्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये जो एक्ट है वो सीआरपीसी के ऊपर लागू होने की बात कर रहा है। अपराधी परीक्षा अधिकारी कौन होगा? जो वह अधिकारी जो धारा 3 के अधीन परीक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाता है या उसे मान्यता मिलती है। इसकी नेक्स्ट अच्छी डेफिनेशन जिसे कहेंगे वो है विहित। तो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए अधिनियमों द्वारा जो विहित है अभिप्रेत, यानी इन अधिनियमों में जो बताए गए हैं उन्हीं से संबंधित है। ये ऐसे शब्द और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो इस अधिनियम में पीओ एक्ट की बात कर रहे हैं उसके अंदर यदि कोई शब्द प्रयुक्त है और उनको परिभाषित नहीं किया गया है तो वो कहाँ से माने जाएंगे? दंड प्रक्रिया संहिता के अर्थ में होंगे, यानी जो सीआरपीसी में जो उनकी परिभाषा दी गई है ये उन्हीं के अनुसार परिभाषित माने जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है धारा 3 कतिपय अपराधियों को भर्त्सना पर छोड़ दिए की न्यायालय की शक्ति। जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के कौन कौन से अपराध हैं 379, 380, 381, 404 और 420 ये अपराध 379, 380, 381, 404 और 420 के जो अपराध होंगे, एक तो वो अथवा आईपीसी या फिर किसी अन्य विधि के अधीन 2 वर्ष से अनधिक दंड कारावास के जो अपराध हैं या फिर जुर्माने के या फिर दोनों से दंडनीय जो अपराध का दोषी पाया जाता है और वो व्यक्ति उसके विरुद्ध क्या होनी चाहिए? पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होनी चाहिए। और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है, यानी जिसमें उसका ट्रायल चल रहा है, उसकी ये राय है कि मामले की परिस्थितियों को जिसके अंदर अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र शामिल है उनको ध्यान में रखते हुए ऐसा करना समीचीन है। वह तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि भी किसी बात के होते हुए वह न्यायालय से दंडित करने के या उसे धारा 4 के अधीन सदाचरण की परीक्षा पे छोड़ने के बजाय सम्यक भर्त्सना के पश्चात छोड़ सकेगा। ये था हमारा इसकी धारा 3। देखिए इसमें ये ऑफेंस होनी चाहिए 379, 380, 381, 404, 420 के ऑफेंस हो या फिर आईपीसी या अन्य विधि के अधीन 2 वर्ष से अनधिक यानी 2 वर्ष से कम कारावास के ऑफेंस हो या फिर कोई जुर्माने के ऑफेंस हो या दोनों 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने दोनों के ऑफेंस हो, उसका कोई दोषी व्यक्ति है या फिर दोषी व्यक्ति है और उसके विरुद्ध उस दोषी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं है, तो वह न्यायालय जहां उसका विचारण किया जा रहा है वहां पे मामले की परिस्थितियों को कि मामला कैसा था, किन परिस्थितियों में उसके द्वारा अपराध किया गया और उन परिस्थितियों में वो क्या क्या देखेगा, अपराध की प्रकृति देखेगा और अपराधी का चरित्र देखेगा। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए यदि उसे लगता है कि नहीं अपराधी को
धारा 3 PO का लाभ देना चाहिए, तो फिर वो क्या होगा, किसी अन्य विधि में किसी कोई बात होगी तो उसको भी, उस बात के होते हुए भी न्यायालय उसे दंडित नहीं करेगा और ना ही उसे धारा 4 सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ेगा, उसके बजाय उसे धारा 3 का लाभ देगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 वर्ष से कम तक के अपराध 379, 380, 381, 404 और 420 की यदि ऑफेंस है, 2 वर्ष से कम के ऑफेंस है, जो चाहे आईपीसी हो या अन्य विधि में हो, या फिर जुर्माने से रिलेटेड ऑफेंस है, या जुर्माना या 2 वर्ष तक के कारावास के जो ऑफेंस है, ऐसे अपराधों का कोई दोषी व्यक्ति है और उसके विरुद्ध पूर्व दोष सिद्धि भी साबित नहीं होती है, तो न्यायालय जो है अपराध की प्रकृति, मामले की परिस्थितियां होगी जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र दोनों को ध्यान में रखते हुए उसे धारा 3 का लाभ देगा। नेक्स्ट, इसका स्पष्टीकरण जो हमें दिया गया है वो ये है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए व्यक्ति के विरुद्ध जो पूर्व दोष सिद्धि है उसके अंतर्गत इस धारा यानी धारा 3 या धारा 4 के अधीन उसके विरुद्ध किया गया कोई पूर्व आदेश भी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जहां पूर्व दोष सिद्धि को हम परिभाषित करेंगे तो वहां पूर्व दोष सिद्धि के अंदर उस व्यक्ति के ऊपर यदि कोई धारा 3 PO एक्ट का पहले से ऑफेंस में लाभ लिया हुआ है या फिर धारा 4 का उसे लाभ दिया गया है तो वो भी पूर्व दोष सिद्धि मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है धारा 4, और धारा 4 हमें बताती है कतिपय अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। ऐसे कौन कौन से अपराधी हैं जिनको सदाचरण की परिवीक्षा पर न्यायालय छोड़ सकेगा? ऐसा कोई व्यक्ति जो कैसे अपराध का दोषी होता है, मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है वो अपराध, ऐसे अपराध का यदि वो दोषी है और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया उसकी राय है, क्या राय है कि उसमें मामले की जो परिस्थितियां हैं उसके अंदर वही अपराध की प्रकृति की बात करेगा और अपराधी का चरित्र जो है को ध्यान में रखते हुए उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ना समीचीन है, तब तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे तुरंत दंडित करने के बजाय निर्देश दे सकेगा कि उसे प्रतिभुओं सहित या उनके बिना उसके द्वारा ऐसा बंद पत्र देने पर छोड़ दिया जाए और कि वह 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के दौरान जैसा न्यायालय निर्दिष्ट करे आहूत किए जाने पर उपस्थित होगा, दंडादेश प्राप्त करेगा और परिशांति कायम रखेगा, सदाचारी रहेगा। यहाँ की बात कहते हैं, परंतु न्यायालय किसी अपराधी को ऐसे छोड़ दिए जाने का निर्देश तब तक नहीं देगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता। क्या समाधान नहीं हो जाता? नहीं हो जाता कि अपराधी या उसका प्रतिभू यदि कोई हो नियत स्थान निवास स्थान उस स्थान में नियमित उपजीविका है जिस पर वह न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी के उस कालावधि के दौरान रहने की संभावना जिसके लिए वह बंद पत्र देता है। देखिए ये हमने एक रीडिंग की थी, इसमें बात करते हैं धारा 4 में तो कुछ ऐसे अपराधी हैं जो उसने किसी व्यक्ति ने अपराध किया है वो मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें मामले की परिस्थितियां ऐसी है जिसमें न्यायालय देखेगा कि अपराध की प्रकृति कैसी थी और अपराधी का चरित्र कैसा था। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की राय में व्यक्ति सदाचरण पर छोड़ने के लायक होगा या अपराध ऐसा है कि उसे सदाचरण पर छोड़ना समीचीन होगा तो न्यायालय जो है उसे तुरंत दंडित करने के बजाय निर्देश देगा। क्या निर्देश देगा कि या तो वो प्रतिभू जो न्यायालय बताए उतने न्यायालय उसमें आदेशित करे उतने प्रतिभू जमानत दे या फिर प्रतिभू दे या उनके बिना या तो प्रतिभुओं के सहित या उसके बिना ऐसा बंद पत्र दे। बंद पत्र आवश्यक है, प्रतिभू हो या नहीं हो यह न्यायालय का स्वविवेक है, लेकिन यहाँ बंद पत्र देने पर छोड़ दिया जाएगा जो कितनी होगी 3 वर्ष से अधिक कालावधि नहीं होगी। और किस किन शर्तों पे न्यायालय शर्त क्या रखेगा इस दौरान, जैसी शर्तें क्या होगी कि जब आहूत किया जाएगा यानी बुलाया जाएगा उपस्थित होगा, उपस्थित होकर के दंडादेश प्राप्त करेगा, इतने टाइम में परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी बना रहेगा तो न्यायालय उसे परिवीक्षा अधिनियम के धारा 4 सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की शक्ति है उसका लाभ दे सकता है। परंतु यदि न्यायालय उस पर
इसके बाद में भी न्यायालय उसे तब छोड़ेगा जब न्यायालय का ये क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है कि उसका प्रतिभू या अपराधी का क्या होना चाहिए, उस नियत न्यायाधीश स्थान में जहां पे न्यायालय की जुरिस्डिक्शन है, अधिकारिता है, उसमें नियत निवास स्थान होना चाहिए या फिर नियमित उपजीविका होनी चाहिए, या इसके अतिरिक्त जो है अपराधी का उस कालावधि के दौरान जहां वह रहेगा वहां पर भी नियमित उपजीविका या निवास स्थान होना चाहिए। इसके लिए वह बंद पत्र, जिस बंद पत्र में बता रहा है कि भाई मैं वहां रहूंगा। इसका सबसेक्शन 2 है, उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व न्यायालय के मामले के बारे में संबंधित परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर यदि कोई हो तो विचार करेगा। यानी उपधारा 1 का आदेश परीक्षा का सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ने का जो आदेश करेगा न्यायालय, उससे पूर्व यदि किसी परीक्षा अधिकारी की कोई रिपोर्ट है तो उस पर भी न्यायालय विचार करेगा। ये सब विचार करने के बाद में ही न्यायालय उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ेगा। अब यहाँ पे ओबीसी का सबसेक्शन 3 है, जब उपधारा 1 के अधीन ऐसा आदेश दिया जाता है और न्यायालय की राय है कि अपराधी और जनता के हितों में, कहाँ कहाँ, अपराधी और जनता के हितों के लिए ऐसा जरूरी है, तो एक अतिरिक्त पर्यवेक्षण आदेश भी जारी कर देगा, जिसमें अपराधी आदेश में नामित क्या करेगा, जो आदेश में नामित व्यक्ति है, नामित जो परिवीक्षा अधिकारी है, उसकी पर्यवेक्षण के अधीन जो है 1 वर्ष से कम न होने वाली ऐसे कालावधि के दौरान जितने में निर्दिष्ट हो पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तों अधिरोपित कर सकेगा। अपराधी सम्यक पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझता है और उस व्यक्ति के अधीन रहेगा। यानी ये कह सकते हैं कि यदि उपधारा 1 के अधीन उसे प्रतिभू ले लिए या बिना प्रतिभू के बंद पत्र द्वारा उसे परिवीक्षा के अधीन सदाचरण की परिवीक्षा पर न्यायालय छोड़ रहा है, तो उसके साथ में यदि न्यायालय को लगता है कि ये अपराधी और जनता के हितों के लिए आवश्यक है, तो वो पर्यवेक्षण आदेश के अतिरिक्त उस व्यक्ति से को किसी आदेश में नामित परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में 1 वर्ष से कम नहीं होने वाली इसी कालावधि के दौरान रहने का आदेश देगा और उसपे जो न्यायालय को उचित लगती है वो शर्तें अधिरोपित करेगा। नेक्स्ट इसका सबसेक्शन 4 जो है वो कहता है उपधारा 3 के अधीन पर्यवेक्षण आदेश जो है वो न्यायालय पर्यवेक्षण आदेश करने वाला जो न्यायालय है वो अपराधी से अपेक्षा करेगा कि छोड़े जाने से पूर्व वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों का निवास स्थान, मादक पदार्थों से प्रवृत्त या किसी अन्य बात के बारे में अतिरिक्त शर्तें, कौन कौन सी होगी अतिरिक्त शर्तें, अपराध की पुनरावृत्ति, अपराधी द्वारा अन्य अपराधों के किए जाने के से रोकने के लिए निरूपित करना, ठीक समझे, पालन करने के लिए प्रतिभुओं सहित या बिना एक बंद पत्र दे। देखिए उपधारा 4 हमें इन शॉर्ट बल है, तो ये क्या कहती है, पर्यवेक्षण आदेश जब न्यायालय जब धारा 4 का पर्यवेक्षण आदेश उसके लिए पारित करता है अपराधी के लिए, तो वो छोड़े जाने से पूर्व ये भी उससे शर्तें अधिरूपित कर सकेगा कि भाई तू क्या करेगा, अब उस आदेश में जो शर्तें हैं उनका पालन करेगा, मादक पदार्थों यानी कि एनडीपीएस जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे दूर रहेगा, और इसके अलावा भी अतिरिक्त जो शर्तें हैं उसके अंदर कौन कौन सी शर्तें होंगी कि अपराध की वही तो पुनरावृत्ति नहीं करेगा, दोबारा से कोई अपराध नहीं करेगा, और अन्य अपराधों को भी नहीं कर पाएगा या उनसे भी दूर रहेगा, ऐसी शर्तें निरूपित करने के लिए उससे अलग से प्रतिभुओं के सहित या बिना एक बंद पत्र की मांग कर सकता है। उपधारा 4 का उपचार की उपधारा धारा 4 की उपधारा 5 जो है वो ये है कि उपधारा 3 के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला न्यायालय आदेश के निबंधनों एवं शर्तों को अपराधी को समझाएगा और प्रत्येक अपराधी प्रतिभू यदि कोई हो और संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को तुरंत पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति देगा। यहाँ ये कहना चाहता है कि उपधारा 3 के अधीन जो पर्यवेक्षण आदेश उसे दिया गया है उस आदेश की शर्तें और जो कंडीशंस जो भी रूल्स हैं उन सब चीजों को अपराधी को समझाएगा और उसके अंदर पहले तो प्रत्येक अपराधी को एक प्रति तो अपराधी को देगा, एक
यदि उसके कोई प्रतिभू हैं, श्योरिटी भी है जिन्होंने, उन लोगों को एक एक प्रति देगा। और इसके अलावा उसे जो संबंधित परिवीक्षा अधिकारी यानी जिसके पर्यवेक्षण में अपराधी रहने वाला है, उस परिवीक्षा अधिकारी को भी एक प्रति आदेश की तुरंत उपलब्ध करवाएगा। ये था हमारी धारा 4। अब हम धारा 4 थोड़ा ज्यादा बड़ा था हमारा, इसलिए हम उसे एक बार दोबारा से समझते हैं। धारा 4 है, कुछ ऐसे अपराधी हैं जिनको हम सदाचरण की परिवीक्षा पर न्यायालय छोड़ सकेगा। तो इसमें अपराध कौन से होनी चाहिए? मृत्यु, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं होनी चाहिए, इनसे अतिरिक्त कोई अपराध होना चाहिए, और उसका दोषी कोई व्यक्ति है तो न्यायालय उसमें उस व्यक्ति के लिए मामले की परिस्थितियों को देखेगा। मामले की परिस्थितियों को देखेगा तो मामले की परिस्थितियों में किन चीजों को शामिल किया गया है? पहली है अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र। ये दोनों चीजें जो है ये मामले की परिस्थितियां हैं, इनको ध्यान में रखेगा। और यदि उस न्यायालय की राय में ये लगता है कि इसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना सही है, तो वह उसे तुरंत दंडित करने के बजाय सदाचरण की परिवीक्षा के पर छोड़ने का आदेश देगा। अब उसमें आदेश कैसा होगा? वो आदेश प्रतिभूओं सहित भी हो सकता है या उनके बिना भी हो सकता है। इसमें अपराधी का बंद पत्र मैंडेटरी है, वो लिया जाएगा। आदेश कितने टाइम का हो सकेगा? आदेश 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। 3 वर्ष से न्यूनतम जो अवधि है वो कितनी भी, जो न्यायालय का स्वविवेक है। अब उसमें शर्तें क्या होगी, कौन से ऐसे नियम न्यायालय बताएगा, वो उस आदेश में निहित होंगे। तो उसमें क्या क्या कहेगा न्यायालय? पहला है आहूत, यानी जब उसे बुलाया जाए अपराधी को तब वो न्यायालय में उपस्थित होगा, पहला। दूसरा है उपस्थित होकर के दंडादेश प्राप्त करेगा। तीसरा है परिशांति कायम रखेगा, और चौथा है सदाचारी बना रहेगा। ये शर्तें न्यायालय निरूपित कर सकता है। परंतु न्यायालय उस अपराधी को छोड़ देने से पहले उस न्यायालय तब तक नहीं छोड़ने का निर्देश देगा जब तक न्यायालय का समाधान नहीं हो जाता। अब समाधान के लिए उसे क्या करना होगा? समाधान के लिए न्यायालय इन चीजों का समाधान करेगा कि पहली बात तो प्रतिभू का या फिर अपराधी का, अब सॉरी पहले अपराधी का या फिर उसके कोई प्रतिभू हैं तो उनका नियत निवास स्थान होना चाहिए, और या फिर उसकी नियमित उपजीविका होनी चाहिए। अब कहाँ होनी चाहिए? जिस न्यायालय में उसका विचारण किया गया है उस न्यायालय के अंदर उसका या प्रतिभू का नियमित निवास और नियमित उपजीविका होनी चाहिए। और या फिर जिसमें अपराधी उस कालावधि के दौरान रहने की संभावना है, जिसके लिए वो बंद पत्र देता है, वहां पे भी नियत निवास स्थान और नियमित उपजीविका होना आवश्यक है। अब ये तो थी धारा 4 की उपधारा 1। अब उपधारा 2 के बारे में हम पढ़ते हैं कि उपधारा 1 के दिन कोई न्यायालय आदेश करेगा, न्यायालय उसके बारे में वो सबसे पहले एक बार क्या देखेगा? यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट उस मामले पे है तो उस रिपोर्ट पर भी विचार करेगा। भी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, उसके जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके बारे में, जो जांच वगैरह की है उनके बारे में क्या लिखा गया है परिवीक्षा अधिकारी ने, इन सब के बारे में न्यायालय पहले विचार करेगा, उसके बाद में उसके विरुद्ध आदेश पारित करेगा। अब उपधारा 3 की बात करते हैं तो इसके अधीन जब आदेश दिया जाता है और न्यायालय की राय है कि अपराधी और जनता के हितों में, यहाँ दो लोगों के हित होंगे, अपराधी का भी हित है और जनता का, यदि न्यायालय को ऐसा लगता है तो एक अतिरिक्त पर्यवेक्षण आदेश, जो बंद पत्र उसे पर्यवेक्षा के ऊपर छोड़ने का था, सदाचरण की परिवीक्षा के ऊपर, उसके अतिरिक्त एक पर्यवेक्षण आदेश देगा। उस पर्यवेक्षण आदेश में क्या क्या शामिल होगा? उसमें परीक्षा अधिकारी का नाम होगा, यानी किस परीक्षा अधिकारी के, नामित परीक्षा अधिकारी के अधीन में रहेगा, और कितने वर्ष का होगा? तो ये न्यूनतम 1 वर्ष का होगा, इसमें अधिकतम अवधि नहीं दी गई है। तो न्यूनतम 1 वर्ष तक का होगा। उस परीक्षा अधिकारी के अधीन वो न्यूनतम 1 वर्ष या उससे अधिक, जितना न्यायालय निर्देशित करे, आदेशित करे, उसमें रहेगा। अब पर्यवेक्षण आदेश में शर्तें निरूपित कर सकेगा, जो क्या होगी? जैसी वह अपराधी सम्यक पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझता है, यानी उसे लगता है कि इस पर्यवेक्षण के लिए अपराधी के ऊपर ये शर्तें निरूपित करनी चाहिए, तो वो शर्तों का भी उसमें आदेश देगा।
अब उपधारा 4 की बात करते हैं। उपधारा 4 उपधारा 3 के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला न्यायालय अपराधी से क्या अपेक्षा करेगा कि वह छोड़े जाने से पूर्व विनिर्दिष्ट शर्तों का निवास स्थान में मादक पदार्थों से प्रवृत्ति और इसके अतिरिक्त वो अपराध की पुनरावृत्ति, अन्य अपराधों के किए जाने को रोकने के लिए ऐसी शर्तें उसके ऊपर अधिरोपित कर सकेगा और उनका पालन करने के लिए प्रतिभूओं सहित और बिना भी एक बंद पत्र ले सकता है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि पर्यवेक्षण अधिकारी जो है, सॉरी, पर्यवेक्षण का जो आदेश दिया जाता है उसमें न्यायालय से छोड़े जाने से पहले जो आदेश में शर्तें निर्दिष्ट की गई है उन शर्तों का पालन, उसके साथ में एनडीपीएस पदार्थों से दूर रहने की शर्त, अपराध से पुनरावृत्ति से दूर रहने की शर्त, अपराधों का अन्य अपराधों में लिप्त होने से रोकने की जो शर्तें हैं ये अधिरोपित कर सकता है और उन शर्तों का पालन करने के लिए उसे प्रतिभूओं के सहित या बिना एक बंद पत्र और ले सकता है। यानी कि ये तो मैंडेटरी नहीं है, एक मैंडेटरी बंद पत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, जब उसको छोड़ेगा तो वो बंद पत्र लेगा, लेकिन यहाँ पर भी एक बंद पत्र ले सकेगा। इसकी उपधारा 5 हमें बताती है कि धारा 3 के अधीन जो पर्यवेक्षण आदेश दिया है, न्यायालय आदेश के निबंधनों और शर्तों को अपराधी को समझाएगा और उसके बाद में प्रत्येक अपराधी प्रतिभू यदि उसके हैं तो उनको संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारी को तुरंत पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति देगा। दोस्तों इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और वीडियो आपको निरंतर मिलते जाए।